नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव। मेरा विषय है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में गृह प्रबंधन पेपर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र से हम क्या समझते हैं और पारिवारिक जीवन चक्र को कैसे हम अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, आज हम इस पर ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं पारिवारिक जीवन चक्र। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, लेकिन हर अवस्था जो है वो एक निश्चित फेज़ को, एक निश्चित चक्र को भी प्रदर्शित करती है। ये भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। जब हम अपने वृद्धि और विकास को प्राप्त कर लेते हैं, हम अपने परिवार में अपना एक स्थान बना लेते हैं, अपने समाज में अपना एक स्थान बना लेते हैं, तो हम अलग अलग नामों से अलग अलग क्रियाओं के आधार पर समझे और जाने जाते हैं। हम व्यक्ति विशेष के रूप में किन अवस्थाओं से गुजरते हैं, किस प्रकार से हम किस चक्र को फॉलो करते हैं, आज हमारे अध्ययन का यही विषय है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो कैसे अपने जीवन काल को पूर्ण करता है। मनुष्य के जीवन को हम विभिन्न अवस्थाओं में संपन्न होता तो देखते ही हैं। ये अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था है, बचपनावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वयस्कावस्था है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। इन अवस्थाओं से होकर गुजरता हुआ तो देखते ही हैं, लेकिन इन्हीं अवस्थाओं के साथ साथ वो जब परिवार में अपने आप को स्थापित करता है तो वो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं से भी होकर गुजरता है। तो हम मान लीजिए 100 वर्ष तक की आयु को प्राप्त करने वाले जीव के रूप में जाने जाते हैं, और अगर हम प्रारंभिक 25 वर्षों को, फिर 25 से 50 वर्षों को, फिर 50 से 75 वर्षों को, फिर 75 से 100 वर्षों को, इस प्रकार से अगर हम 25-25 वर्षों का एक फेज़ बना लेते हैं, तो जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक हमारा विवाह होता है तब तक का एक फेज़ हमारी लाइफ का। दूसरा फेज़ ये है कि अब हम जवानी से लेकर यानी कि 25 वर्ष से लेकर अब हम अपनी वयस्कावस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लें, 50 वर्ष तक का दूसरा फेज़ हमारा। अब वयस्कावस्था प्रौढ़ावस्था से होते हुए हम जब वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करते हैं, ये तीसरा फेज़ है हमारा। और जब वृद्धावस्था में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, ये हमारे जीवन का चौथा फेज़ है। 4 फेज़ में हमारी लाइफ जो है वो बटी हुई है। ठीक है, इसको हम अलग अलग कालों के रूप में भी जानते हैं। आपने सुना होगा गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, या आश्रम के रूप में भी आपने जाना होगा कि बाल आश्रम है, विवाह आपका हो रहा है तो आप दूसरे आश्रम में पहुंच गए, फिर आप वृद्धावस्था में आ गए तो आप तीसरे आश्रम में पहुंच गए। ठीक है, या आपका वानप्रस्थ आश्रम है, या आपका ब्रह्मचर्य चल रहा है, तो कौन से फेज़ में आप हैं, इस तरीके की बातें, इस तरह का डिस्कशन हम सुनते हैं। लेकिन जब हम परिवार के संदर्भ में बात करते हैं तो परिवार को हम किस प्रकार से लेते हैं, परिवार को हम पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं के रूप में समझते हैं। परिवार का प्रारंभ माना जाता है जब 2 व्यक्ति विवाह बंधन में बंधते हैं और अपना परिवार प्रारंभ करते हैं। यहाँ से पारिवारिक जीवन चक्र की व्यवस्था का प्रारंभ होता है। 2 + 1 + 2, या ये कह सकते हैं कि 2 1 2, ये फॉर्मूला हमारी लाइफ का चलता है। पहला ये कि 2 व्यक्ति मिलेंगे, एक परिवार की स्थापना करेंगे। यहाँ पर परिवार उसका अपनी व्यवस्थाएं खुद करना प्रारंभ जब कर देगा, तब फिर वो वृद्धावस्था के दौरान फिर 2 व्यक्तियों के रूप में अकेले रहेंगे। तो 2 1 2 का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए, उसके लिए आवश्यक है कि हम पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को और चरणों को जानें। परिवार में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए और साधनों के बीच उचित व्यवस्थापन को बनाए रखने के लिए, उचित
व्यवस्थापन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम ये जानें कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या है। पारिवारिक जीवन चक्र का अर्थ है कि परिवार के रूप में व्यक्ति जीवन के किन चक्रों को कब प्राप्त करता है। इसकी कुछ अवस्थाएं हैं, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है प्रारंभिक अवस्था, दूसरी है विस्तृत अवस्था और तीसरी है संकुचित अवस्था। पारिवारिक जीवन चक्र की जो पहली अवस्था है वो अवस्था विवाह के साथ प्रारंभ होती है। इसे हम सामंजस्य और स्थापत्य काल के रूप में भी जानते हैं। सामंजस्य और स्थापत्य काल का मतलब ये होता है इस अवस्था के दौरान 2 व्यक्ति आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं, वो अपने नए जीवन का प्रारंभ करते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इस व्यवस्था में एक स्त्री और एक पुरुष की व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि विवाह जो है वो एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है, विवाह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को सामंजस्य के साथ शुरू करता है। वो आपस में स्थापित करते हैं, अपने नए जीवन का प्रारंभ करते हैं। आज युवा रूप में आयु का अलग अलग कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ये वर्तमान परिस्थितियों की बात हो रही है, लेकिन सामान्यतः 24 वर्ष से लेकर, यानी कि आपको 25 वर्ष, अभी हमने आपको फेज़ बताए थे 25 साल का, तो 24-25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का जो समय है वो यहाँ पर हम व्यतीत करते हैं। लेकिन इसका और इस अवस्था का आपस में कुछ वर्षों में एक साथ समायोजन या एक साथ सामंजस्य या एक साथ क्रियाविधि भी देखने को मिलती है, जो कि 40 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाती है। तो पहली अवस्था का समय काल है कब से कब तक का? पहली अवस्था मानी गई है जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है और वो हस्बैंड वाइफ के रूप में, पति पत्नी के रूप में एक साथ रहना प्रारंभ कर देते हैं। एक साथ रहना प्रारंभ करने के साथ साथ वे अपने धन, अपने समय और अपनी ऊर्जा का पूर्ण रूप से प्रयोग करना भी प्रारंभ कर देते हैं। ये ऐसी स्थिति है जब धन का कम यूज़ होता है, धन का प्रयोग कम से कम होता है, क्योंकि अभी आपने नया वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया है तो आपके पास धन का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास कपड़े भी हैं, अभी आपकी नई गृहस्थी प्रारंभ हुई है तो अभी आपके पास गृहस्थी का कुछ सामान भी है। जब धीरे धीरे आप आवश्यकता महसूस करते तब आप चीज़ों को संजोना शुरू करते हैं, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। आपके पास धन जोड़ने का, धन कम खर्च करने का समय है, ऊर्जा भी इस समय आपके अंदर भरपूर होती है, क्योंकि अभी आपका कार्य बहुत ज़्यादा नहीं है, बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं कार्य का आपके ऊपर। सिर्फ आप थोड़ी बहुत शॉपिंग खाने पीने की करने में या कहीं घूमने टहलने में अपना धन इन्वेस्ट करते हैं और अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं, क्योंकि कार्य भी कम है आपके पास, धन का प्रयोग भी कम है आपके पास और समय भी आपके पास होता है। हाँ, अगर आप वर्किंग है तो समय का अभाव कुछ मात्रा में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन धन और ऊर्जा आपके पास भरपूर होती है। दूसरा आपका जो अवस्था है, दूसरी पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है, वो है विस्तृत अवस्था। इस समय आप अपने शिशु को जन्म दे देते हैं और शिशु के पालन पोषण का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। साथ साथ आपका धन भी शिशु की आवश्यकताओं के लिए खर्च होना प्रारंभ होता है, आपका समय भी शिशु के लिए प्रयोग होने लगता है। अब आपके पास समय का भी अभाव है और धन का भी खर्च बढ़ गया है, ऊर्जा भी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ऊर्जा का भी आप अधिक प्रयोग करते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है जब आप अपने समय, ऊर्जा और धन का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। इसी दौरान आप बच्चों को प्राइमरी शिक्षा प्रदान कर चाहते हैं। प्राइमरी शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो आप बच्चों को प्रदान करते हैं। माध्यमिक यानी कि कक्षा 12 तक की शिक्षा और 12 के बाद महाविद्यालय में, और अगर आपका बच्चा किसी प्रोफेशनल कोर्स को करता है तो उसको व्यवसाय संबंधी शिक्षा भी आपको प्रदान कराना होता है। ये सारी क्रियाएं जो हैं आप विस्तृत अवस्था यानी कि पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था के दौरान करते हैं।
पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था है संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था के दौरान आप बच्चों का व्यावसायिक समायोजन कराते हैं। बच्चे आपके लगभग अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, अपना करियर डिसाइड कर चुके हैं, वो किस करियर को चूज़ कर रहे हैं, किस करियर के साथ जुड़ना चाहते हैं, किस करियर के दौरान या किस करियर के द्वारा वो अपने व्यवसाय का जो कार्य है पूर्ण करेंगे, अपने व्यवसाय को प्राप्त करेंगे, या वो कहाँ पर किस व्यक्ति विशेष के साथ विवाह करेंगे, ये भी आप संकुचित अवस्था में देखते हैं। तीसरा आप देखते हैं आर्थिक पुनर्नियोजन। इस समय चूँकि आपके बच्चे तो यहाँ पर सेट हो गए, यहाँ पर पूर्ण रूप से सेट हो गए, और अब आपको अपने बच्चों के लिए नहीं, आपको अपने लिए फिर से चीज़ें संजोनी होती हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ आपको आर्थिक मदद चाहिए होती है। तो आप आर्थिक पुनर्योजन यहाँ पे फिर प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि अभी तक आप जो जोड़ रहे थे वो अपने बच्चों के लिए, जो खर्च कर रहे थे बच्चों के लिए, जो व्यवस्थाएं कर रहे थे बच्चों के लिए, अब आपको वो सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सेट हो चुके हैं, अब आपको वो चीज़ें अपने लिए करनी है। तो पुनर्आर्थिक नियोजन की जो व्यवस्था है, पुनर्नियोजन की जो व्यवस्था है वो आपको करनी होती है। और ये एक ऐसा समय है जब आपका सेवानिवृत्ति का काल जो है वो माना गया है, क्योंकि अब आप रिटायर हो गए हैं, आप शारीरिक रूप से क्षीण हो गए हैं, मानसिक रूप से भी क्षीण हो गए हैं। शारीरिक मानसिक क्षीणता जो है वो आपकी संकुचित अवस्था के दौरान देखने को मिलती है। सारी शारीरिक मानसिक जो आपकी अवस्था है उसमें जो क्षीणता है वो देखने को मिलती है। साथ ही आपकी धन की कमी, ऊर्जा की कमी और समय की अधिकता। समय अब आपके पास बहुत है, क्योंकि आपको समय कहीं बांटना नहीं है, समय का अभाव अब आपको नहीं है, जो कि आपको यहाँ पर था मगर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है, जो समय है, जो धन है, वो आपके साथ साथ आपके बच्चों में भी विभाजित हो रहा है। यहाँ पर बच्चे सेट हो गए हैं, अपने कामों को खुद कर ले रहे हैं, क्योंकि जब आप इस अवस्था में होते हैं, विस्तृत अवस्था में, तब आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे होते हैं। बच्चों को तैयार करना है, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें आप खुद करते हैं। और जब बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने कामों को करने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई लिखाई, कपड़े पहनना, नहाना धोना, खाना पीना, प्लस अपनी जॉब भी करना प्रारंभ कर देते हैं, या उनका विवाह हो गया, वो अपने परिवार के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, तो अब आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य जो कि आप उनके लिए करते थे उससे आप मुक्त हो गए, तो आपके पास समय का अभाव नहीं रह गया है। परंतु जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी शारीरिक क्षीणता, मानसिक क्षीणता देखने को मिलती है। शारीरिक रूप से आप उतने हष्ट पुष्ट नहीं रहते हैं, आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी कम हो जाता है। और अब आपको अर्निंग के लिए, क्योंकि अब आप रिटायर भी हो चुके हैं या आप फिज़िकली उतने फिट नहीं रह गए हैं किसी भी कार्य के लिए, तो आर्थिक पुनर्नियोजन करना होता है, और ये आपका सेवानिवृत्ति का काल भी कहलाता है। तो संकुचित अवस्था को व्यवसाय समायोजन प्लस विवाह, आर्थिक पुनर्नियोजन या सेवानिवृत्ति का काल भी कहा जाता है। विस्तृत अवस्था को पालन पोषण की अवस्था, शिक्षा प्रदान करने की अवस्था भी कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था को सामंजस्य प्लस स्थापत्य काल के रूप में भी जाना जाता है। ग्रॉस एवं क्रैंडल के अनुसार जो हमारी प्रथम अवस्था में दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं वो हम, या कार्य की जो आदतें होती हैं वो, या जो हमारे उत्तरदायित्वों का विभाजन होता है, जो भी हमारे उत्तरदायित्व होते हैं उनको हम कब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका प्रारूप निर्धारित किया जाता है। तो पहले अवस्था में जो हमने निर्धारित किया, यदि हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं उसको दूसरी अवस्था में एक्सटेंड कर देते हैं, दूसरी अवस्था में पूर्ण नहीं कर पाते तीसरी अवस्था में एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन जिस अवस्था के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उस अवस्था में उसको पूर्ण करना उस अवस्था के संतुष्टि भाव को प्रदर्शित करता है कि आप इस अवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए हैं। आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो समय है, आपका जो धन है, वो पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में किस मात्रा में प्रयोग हो रहा है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। पूछा गया है कि संकुचित अवस्था को किस अवस्था, अन्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है कि किस अवस्था को स्थापत्य काल के रूप में समझा गया है। ये भी पूछा गया है कि खाली घोंसले का समय कौन सा है। खाली घोंसला अब इन अवस्थाओं में अगर हम देखेंगे तो कौन सा है। यहाँ पर आपने घोंसला बनाया, यहाँ घोंसले में आपने बच्चों को तैयार किया या चूजे आपके तैयार हुए,
यहाँ पर आपके जो चूजे थे वो बड़े हो गए और उड़ गए। तो खाली घोंसले का समय आपका ये है। थर्ड स्टेज, जब आपके बच्चे प्रॉपर सेट हो गए हैं, अब आपको उनके लिए कोई भी कार्य नहीं करना है, तो आपका जो कॉन्ट्राइव पीरियड है, जो आपका संकुचित काल है, उस अवस्था में आप पूर्ण रूप से अकेला महसूस करते हैं और बच्चों के लिए ज़्यादा चिंतित रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कैसे हमें प्रभावित करती हैं, क्या क्या इसमें होता है, हमने जाना। आइए अब हम जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे हमें प्रभावित करती हैं। आवश्यकताएं बेसिकली होती क्या हैं, आवश्यकताओं का हमारे पारिवारिक जीवन चक्र में क्या रोल है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की हर अवस्था से जब हम गुजरते हैं तो हमारी हर अवस्था की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं क्या हैं, तो आवश्यकताओं को हम किस रूप में जान सकते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आवश्यकताएं और इच्छाएं दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आवश्यकताएं जो हैं वो क्या हैं, आवश्यकताएं बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। पहली आवश्यकता होती है आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता होती है आकस्मिक। और तीसरी होती है विलासितापूर्ण। और चौथी होती है आरामदेह। अब ये जो आपकी आकस्मिक आवश्यकता है, इसको हम कहीं कहीं पर शामिल भी नहीं करते हैं, मगर यहाँ पर शामिल करेंगे क्योंकि हम पारिवारिक जीवन चक्र की बात करें। पारिवारिक जीवन चक्र में आवश्यकताओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली आपकी आवश्यकता होती है आवश्यक आवश्यकता, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। पारिवारिक जीवन चक्र के किसी भी चक्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन आपको आवश्यक आवश्यकताओं पर ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी होता है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। फिर आपकी आती है दूसरी चीज़ें आरामदेह या आरामदायक, बल्कि इसको हमें कहना चाहिए। आरामदायक आवश्यकताएं वो होती हैं जो हमें किसी भी प्रकार की मानसिक संतुष्टि प्रदान करें और जिसके लिए हम भौतिक वस्तुओं का प्रयोग भी करें, यानी कि धन खर्च के बाद आपको जो भी आवश्यकताएं पूर्ति करती दिखाई पड़ती हैं वो कहलाती हैं आपकी आरामदायक आवश्यकताएं। जैसे आपने धन खर्च किया, नौकर की व्यवस्था कर ली, ये आरामदायक आवश्यकता होगी। आपने धन खर्च कर लिया, पंखा खरीद लिया, ये आपकी आरामदायक आवश्यकता होगी। धन खर्च कर लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, ये आपकी आरामदायक आवश्यकता हो गई। दूसरा आपका आता है विलासितापूर्ण आवश्यकता। विलासितापूर्ण आवश्यकता से मतलब है आराम के लिए तो आपने पंखा खरीदा था, इसमें भी धन खर्च करेंगे आप विलासितापूर्ण के लिए भी, लेकिन अब इसमें आवश्यकता से अधिक, 1 पंखे से भी आपको हवा लग सकती है, 2 पंखे से भी हवा लग सकती है, 10 पंखे से भी हवा लग सकती है। तो अगर आप आराम की बात करेंगे तो 1 पंखे से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप विलासिता की बात करेंगे तो 1 पंखे से आपका काम नहीं चलेगा, आपको 10 पंखे या अथवा एसी की आवश्यकता होगी। फिर आपको एसी चाहिए। एसी क्या होगी आपका विलासितापूर्ण, यानी कि ऐसी आवश्यकता जिसके पूर्ण ना होने से हम मृत्यु को ना प्राप्त हो रहे हों, वो इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एसी में नहीं सोएंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन एसी में हम खाली इसलिए सो रहे हैं कि हमारे आराम में भी हमको और ज़्यादा हाई लेवल चाहिए, उच्च स्तरीय आराम चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका विलासिता। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, एसी, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है, तो ये विलासितापूर्ण है। आप जैसे 1 कपड़े से भी काम चला सकते हैं, 2 कपड़े से भी काम चला सकते हैं, लेकिन विलासिता क्या कहलाएगी कि आप ज़्यादा कपड़े लें या ज़्यादा महंगा ब्रांडेड कपड़ा ले लें, या फिर उस ब्रांडेड कपड़े में भी हीरे मोती जड़े हों, कुछ ऐसा ले लें, तो ये आपकी विलासिता का प्रदर्शन करने वाली चीज़ है।
आरामदायक में आपने एक गाड़ी ले ली, विलासिता में आपने 10 गाड़ियाँ ले लिया, लग्जरी गाड़ी ले ली, तो वो आपकी विलासिता में शामिल हो जाएगा। अब इन तीनों आवश्यकताओं के अलावा अब आपकी आती है आकस्मिक आवश्यकता। ये आपकी आवश्यक भी हो सकती है, ये आपकी आरामदायक भी हो सकती है, ये आपकी विलासितापूर्ण भी हो सकती है। आकस्मिक आवश्यकता आपको कभी भी पड़ सकती है, जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई इमरजेंसी हो गई, कोई गिर गया, जल गया, कुछ हाथ पैर कट गया, टूट गया, कुछ भी इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो या इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो आकस्मिक आवश्यकता में आएगी। आकस्मिक आवश्यकता आपकी आवश्यक भी हो सकती है, जैसे आपके पास रोटी खत्म हो जाए, कपड़ा खत्म हो जाए, मकान खत्म हो जाए, या आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो खत्म हो जाए अचानक से, तो ये आकस्मिक आवश्यकता का पार्ट हो जाएगा। आपकी जो आरामदायक आवश्यकताएं हैं वो अचानक से खत्म हो जाए, अचानक से मतलब आकस्मिक रूप से कभी भी हो जाएगा, उसका कुछ आपको पहले से पता ना हो, प्री डिसाइडेड ना हो, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो ये आपके आराम में खलल, एकदम से लाइट चली गई, अब आपका इन्वर्टर भी नहीं आपके पास है, तो ये आपकी आरामदायक आवश्यकता में आकस्मिक पड़ने वाली जो दखलंदाजी, आकस्मिक होने वाली दखलंदाजी है वो आपकी आकस्मिक आवश्यकता हो जाएगी। तत्काल प्रभाव से आपको पंखे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेम एज आपका विलासितापूर्ण आवश्यकता भी आपकी आकस्मिक हो सकती है। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी खर्च करना पड़ जाए, एकदम से आपको किसी विवाह का आयोजन करना पड़ जाए, आप ना चाहते हुए भी आपको वो खर्च करना पड़ जाए, या आपने हॉस्पिटल सेवाएं लेनी है, आप कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आवश्यक तो ये है कि एक्सीडेंट हो गया, आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन उसी एक्सीडेंट में आरामदायक क्या होगा कि आप उसमें प्राइवेट रूम ले लें, और उसी में विलासितापूर्ण क्या होगा कि प्राइवेट रूम लें, प्राइवेट रूम में भी आपकी डॉक्टर विजिट जो है वो स्पेशल डॉक्टर्स के लिए की हो, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आपके घर की तरह हो जाएं, या वहाँ पे टीवी वीडियो सब चीज़ लगी, जबकि वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लग्जीरियस लाइफ को शो करने के लिए आप वहाँ पर ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो ये क्या है आपकी विलासितापूर्ण। तो आकस्मिक आपकी तीनों प्रकार की हो सकती है, इसलिए इसको 4th कैटेगरी में रखा गया। तो ये आपकी आवश्यकताएं हैं। अब आवश्यकताएं हम कैसे पूरा करते हैं? आवश्यकताएं पूरा करने के लिए हमको कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन कौन कौन से हैं? आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें बेसिकली 2 साधन देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा मानवीय साधन, दूसरा है हमारा भौतिक साधन। मानवीय साधन से तात्पर्य है ऐसी व्यवस्था साधनों की या ऐसे साधन जिनको कि मानव चाहते हुए बढ़ा घटा नहीं सकता है, परंतु उसके स्तर में, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन कर सकता है। ये साधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मानवीय साधन, दूसरा है भौतिक साधन। जो मानवीय साधन है उसमें क्या आता है? शक्ति है, योग्यता है, कुशलता है, रुचि है, यानी कि जिसमें आपका शारीरिक मानसिक योगदान हो, जिसकी कार्य क्षमता को आप बढ़ा सके, स्किल आप बढ़ा सकते हैं। आप किसी का नॉलेज नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नॉलेज का लेवल बढ़ा सकते हैं। मतलब आप किसी का IQ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसका जो नॉलेज का स्तर है उसको अपडेट कर सकते हैं। आप किसी की एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एनर्जी की जो पावर है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप किसी कुशलता नहीं बढ़ा सकते, कुशलता में फाइन एक्टिविटीज़ को शामिल कर सकते हैं। रुचि नहीं बढ़ा सकते, मगर रुचियों में रुचि बनी रहे इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है? मानवीय साधन, यानी कि मानव में जो इनबिल्ड होते हैं, जो कि ऊपर से लागू नहीं किए गए, ये स्वयं से हैं। किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में रुचि होना, किसी प्रकार का कोई गुण होना, किसी को बोलने का, किसी को चलने का, किसी को गाने का, किसी को खाने का, किसी को रहने का गुण एक स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर हो, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। दूसरी चीज़ है भौतिक। भौतिक का मतलब बेसिकली धन से है, या धन खर्च करके प्राप्त की गई उन सुविधाओं से है जिनका प्रयोग हम अपने साधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये क्या है? ऐसे साधन हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इन दोनों ही प्रकार के साधनों को हम जीवन चक्र के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। जैसे हम बात करेंगे शक्ति की, तो हमने आपको पहले ही बताया कि शक्ति जो है वो प्रथम अवस्था में कम प्रयोग में लानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत शक्ति है, हम खुद एनर्जेटिक होते हैं। जो काम एक 5 साल का बच्चा सरलता से कर सकता है, 10 साल के बच्चे को करने में थोड़ी दिक्कत आएगी।
50 साल के व्यक्ति को करने में और दिक्कत आएगी, और अगर वो 80 साल का है तो उसको करने में और दिक्कत आएगी। चाहे उनका खान पान एक समान क्यों ना हो, चाहे वो एक ही वातावरण में क्यों ना रहते हों, क्योंकि हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो करते करते फाइन तो हो सकते हैं, बढ़ तो सकते ही नहीं है, लेकिन उसमें कौशल विकास होगा, खाली उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 2 काम आज करना सीखें तो कल हम 5 काम करने लगेंगे। हम 2 ही काम करेंगे, मगर वो 2 काम हम अच्छे से करने लगेंगे जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी। तो हम आपको बता रहे थे कि शक्ति, ऐसे ही योग्यता, हम अपने स्किल को अपडेट कर सकते हैं, कुशलता को अपडेट कर सकते हैं, हम अपनी रुचियों में बढ़ावा कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन चक्र की कौन सी अवस्था चल रही है, इस पर बहुत ज़्यादा हमें बल देना होगा। जैसे रुचियां हैं, तो रुचियों को हम रिसाइकल कर सकते हैं, पुरानी रुचियों को फिर से यूज़ करने लगें, पुरानी रुचियों को हम किसी और रूप में देखने लगें। ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे हमें डांस का शौक़ है लेकिन अब हम चल नहीं सकते, या हमें गाने का शौक़ है मगर हम गा नहीं सकते, या हमें खाने का शौक़ है मगर हम उतना खा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, अपनी उन रुचियों को अपने बच्चों या बच्चों के द्वारा पूर्ण कर लें, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हम नई रुचियाँ पैदा करें, ऐसा हमारे साथ अब पारिवारिक जीवन चक्र की बढ़ती हुई अवस्थाओं के क्रम में कम देखने को मिलेगा। प्रारंभिक वर्षों में आप कर सकते हैं, विस्तृत अवस्था तक आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप संकुचित अवस्था में पहुंच जाएंगे तो ये देखने को कम मिलेगा। पारिवारिक जीवन चक्र जो है वो विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र के ये पड़ाव कौन कौन से? प्रथम पड़ाव जो है पारिवारिक जीवन चक्र का वो क्या है? विवाह। विवाह के द्वारा व्यक्ति अपनी पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ करता है, अपनी व्यवस्थाओं को शुरू करता है, अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का प्रारंभ करता है। वो एक नया जीवन जीने के लिए, एक नया लाइफ स्टाइल जीने के लिए, एक नया कार्य करने के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। तो विवाह एक ऐसी व्यवस्था है, विवाह एक ऐसा बंधन है जो कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में देखने को मिलता है, और ये पहले पड़ाव के रूप में व्यक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा आता है संतान उत्पत्ति। पारिवारिक जीवन चक्र का दूसरा पड़ाव है संतान उत्पत्ति, जिसमें कि व्यक्ति अपने संतानों को उत्पन्न करता है, और संतान की उत्पत्ति के साथ साथ वो उसके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी विशेष रूप से प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। तीसरी अवस्था आती है लालन पालन व उत्तरदायित्व की पूर्ति की। तीसरी अवस्था यानी कि तीसरा जो पड़ाव है जीवन चक्र का, जिसमें कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने, उनके रहन सहन की व्यवस्थाएं करते हैं, और साथ ही अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। चौथी अवस्था है अवकाश काल। अवकाश काल एक ऐसा समय है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से क्षीण हो जाता है। उसके बच्चे अपने अपने व्यवसायों में या अपने परिवारों में वैवाहिक बंधनों के रूप में बंधकर, या नौकरी प्राप्त करके किसी अलग स्थान पे, या विवाह करके किसी दूसरे घर में अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय हम पारिवारिक जीवन चक्र के चौथे पड़ाव में होते हैं, और ये जो चौथा पड़ाव है इसे हम अवकाश काल के रूप में या इसे विश्राम काल के रूप में हम जानते हैं। इस समय हम अपने बच्चों के उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से पूरा कर चुके होते हैं। कभी कभी हम समय समय पर उनके आने से सुख की अनुभूति करते हैं, और कभी कभी हम उनके आने से अपने कार्यों में बाधा भी महसूस करते हैं। हम उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं, तो भी हमारा प्रयास रहता है कि हम अगर उन्हें अचानक से कोई चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें सहयोग करने की स्थिति में सदैव बने रहें। तो ये हमारे पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, और ये पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में हमारी आवश्यकताएं हैं, पारिवारिक जीवन चक्र के पड़ाव हैं, और इन आवश्यकताओं, इन अवस्थाओं और इन पड़ावों से होकर जब हम गुजरते हैं तो हमें अपने आप को गृह प्रबंधन के दौरान व्यवस्थित करने के लिए चाहिए होती हैं 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें क्या हैं? हमें आवश्यक होता है कि हम मूल्यों को जानें, हम
लक्ष्यों को जानें और हम स्तरों को भी जानें। तो ग्रह व्यवस्था में मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या होते हैं, अब हम इस पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालेंगे। ग्रह व्यवस्था के दौरान हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लक्ष्य, मूल्य एवं स्तर। थैंक यू।